नमस्कार दोस्तों। मगर डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं राणा रंजन। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ज्योतिमय बाग। डॉक्टर साहब देशबंधु कॉलेज चितरंजन में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और ये आज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे प्रेमचंद की एक कहानी ठाकुर का कुआं, उसकी समीक्षा। डॉक्टर साहब शुरू कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद राणा रंजन जी। आप सभी को 74वीं स्वाधीनता वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ मैं शुरू करता हूं आज के आलोच्य विषय प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ठाकुर का कुआं का एक अध्ययन समीक्षा शुरू करूं इससे पहले प्रेमचंद पर हम लोग जानते हैं कि वो मुख्यतः हमारे सामने समस्या प्रधान कहानियों को लिखते रहे हैं। कहानियों का उन्होंने करीब 400 कहानी लिखा हुआ है हमारे सामने और उनमें से एक प्रमुख कहानी ठाकुर का कुआं। ये कुआं ठाकुरों की कुआं है। समाज के निम्न तबकों के लिए यहाँ आना वर्जित है और इसी ये से हम लोग आगे देखते हैं। कहानी आगे जब बढ़ता है तब कहानी में क्या क्या ट्विस्ट है, क्लाइमेक्स है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि सामाजिक उन परिस्थितियों पर, जिन परिस्थितियों पर प्रेमचंद बात या समस्या उठा रहे थे, उन समस्याओं का चित्र कैसा था और आज कैसा है। इसी दृष्टि से हम लोग कदाचित ठाकुर का कुआं की प्रासंगिकता पर कहीं ना कहीं दरअसल चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये कहानी है जोखू और गंगी, एक दाम्पत्य है और इन दोनों के इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी घूमती है। बल्कि जोखू से ज्यादा गंगी, उसकी जो पत्नी है, उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। कहानी का शुरुआत कुछ ऐसा है कि एक कुआं है इनके आंगन में और वो उस पर कोई ना कोई, या फिर कहे कि कोई जानवर मरा हुआ गिर गया था। इस बात का पूर्ण ये नहीं ब्यौरा मिलता है कि जानवर क्या था, ये किसने गिराया था, लेकिन हम लोग इस पर भी थोड़ा चर्चा आगे बढ़ाते हैं और देखते होंगे या सोच पाते हैं कि कोई ना कोई असामाजिक तत्व भी होगा जो जानबूझकर उस कुएं में कुछ मरा हुआ जानवर को डाल गया होगा ताकि ये समस्या उत्पन्न हो और इन समस्याओं के जरिए शोषण का एक जरिया को भी कहीं ना कहीं जाहिर करने का एक अवसर मिल जाए। इसका वर्णन संपूर्ण कहानी में कहीं नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अगर सोचे तो कहीं ना कहीं इससे रूबरू होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरूर हम लोग उस पर देखेंगे। होता यह है कि उस कुएं में एक अजीब सा बदबू आने लगता है जब जोखू पानी पीने लगता है और फिर अपनी बीबी गंगी से पूछता है कि इस पर कैसा बास आ रहा है, जरा देखो। और गंगी देखती है, अभी अभी ये पानी भर लाई हूं, बास कैसा। देखते हैं दोनों और देखते हैं, हाँ सचमुच पानी में कुछ गंदगी है, अजीब सी दुर्गंध है। और फिर जोखू कहता है कि जरूर कोई जानवर मर गया होगा उसके अंदर, और वो किसी तरह अपना प्यास बुझाए बैठा रहता है। लेकिन गंगी तैयार होती है कि पानी कहीं से ले आए और इस पर बड़ा जोखू जो है नाराज भी हो जाता है। अरे पानी बाहर से लाना मतलब एक आध ही कुआं है और वो भी ठाकुरों का कुआं, साहू जी का कुआं। यहाँ मित्रों, पानी पर सुना है जब किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भारतीय गांव है जहां पानी पर भी ठाकुर, साहू जी इत्यादियों का अधिकार भी हुआ करता है। ये प्रेमचंद का गांव है, हमारे भारतवर्ष का गांव है। आरंभ में कुछ इन पंक्तियों के साथ आप जरा जानिए, देखिए तो समझ पाएंगे कि इन गांवों का कैसा हाल है। और वहां पर अगर पानी लाने का आग्रह करती है जब गंगी, तो जोखू क्या कहता है, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ये भी कैसा आशीर्वाद देंगे ब्रह्मदेव, ये हम लोग समझ सकते हैं। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे।
ये मित्रों जोफू द्वारा किया गया एक कटाक्ष है इस समाज पर, कि जहां पर पानी के लिए भी कहीं ना कहीं एक उच्च बिरादरी, उच्च जाति का होना आवश्यक है, वरना जानवरों से मरा हुआ या जानवरों का मरा हुआ पानी, उस कुएं का पानी पीना पड़ेगा। तो कहानी कुछ और आगे बढ़ता है। गंगी तैयार हो जाती है, मानती नहीं है, कुएं की तरफ आगे बढ़ती है पानी लाने के लिए, और ठाकुर साहब की हवेली तक जा पहुंचती है। ठाकुर साहब का चित्रण भी बड़ा अजीब है। प्रेमचंद ठाकुर साहब का चित्रण करते हैं। वो कैसे ठाकुर थे, क्या रुतबा था उनका, और दरअसल वो किन चरित्रों से लबालब हो रहे हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे के लिए रिश्वत दी और साफ निकल गए। वो ऐसे ठाकुर थे जो हमेशा किसी न किसी के जमीन के लिए मुकदमे चलाते रहते हैं, और यही नहीं, रिश्वत देकर साफ निकल भी जाते हैं। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल भी ले आए, वो भी बिना पैसे के। ऐसे थे हमारे वहां के ठाकुर, उस गांव के। गंगी बेचारी पहुंचती है और उस तालाब नहीं बल्कि कुआं को, माफ कीजिएगा, को देव पास खड़े होकर सोचती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी गंगी के मन में एक विद्रोह की भावना आती है कि एक लोटे, एक कलश पानी के लिए भी कितना संघर्ष है। और वहीं पर खड़े खड़े वो सोचती है, इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। प्रेमचंद यहाँ पर दरअसल अपनी बातों को रखते हुए उस तबके की अवस्था को वर्णन कर रहे हैं। बदनसीब वो समाज ही था, बदनसीब वो लोग भी थे जो पानी भरने के लिए भी इतने संघर्षरत हो रहे थे। गंगी में हम दरअसल एक जातिगत विद्रोह की भावना को देखते हैं। वो उषाएं वहीं पर बैठे बैठे दरअसल समय को देख रही थी कि कब मौका मिले और उसे पानी भरने का मौका, सही मौका जो वो ढूंढ रही है, मिले। उसके लिए वो वहीं पर बैठ जाती है और वहीं देखती रहती है, तो लेती है दरअसल कि आगे क्या क्या हो रही है, और वहीं सोचती है। लेखक यहाँ लिखते हैं, हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाले रहते हैं। यहां तो कितने हैं, एक से एक छोटे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उसी दिन बेचारे गढ़िए के भेड़ चुरा ली थी और बाद में उन्हें मारकर खा भी गए थे। ये ठाकुर साहब हैं जो न केवल भेड़ चुरा लेते हैं बल्कि उन्हें मारकर खा भी जाते हैं। इन्हीं पंडित के घर तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते वक्त बस इनकी नानी मरती है। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी निगाहों से देखते हैं। अपने दुख का, अपने आक्रोश का दरअसल यहाँ गंगी बखान कर रही थी। प्रेमचंद की वाणी में दरअसल संपूर्ण उस समाज का दर्शन हो रहा है। हम देखते हैं कि कितना मन में आक्रोश लिए दरअसल वहां पर बैठे बैठे सोचती रहती है, सिर्फ एक कलश पानी के लिए। वह पूरा समय को वहीं पर देखती रहती है कब मौका मिले और पानी भरे। चलिए कहानी थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब जरा हम लोग उस ठाकुर के परिवार पर भी दर्शन करते हैं। वो ठाकुर स्वभाव से ही दबंग था। अपने घर पर भी उसका चारित्रिक विशेषता, चारित्रिक गुण या दबंगई कैसा है देखने के लिए वहां प्रेमचंद लिखते हैं। अपने घर पर भी उनका बर्ताव देखिए, जहां वो बिगड़ कर अपनी जोरू से कहता है,
लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, पानी लाने के लिए उन्होंने दरअसल ये जिक्र किया था। लौंडा नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर नहीं लेती हो। ये सारी की सारी जो बातें, डायलॉग हम देखते हैं, ये सारा डायलॉग दरअसल जो भी डायलॉग एक प्रोस्टिट्यूट के लिए है दिया जाता है, वो सारी की सारी फोबिया वो अपनी घरवाली पर दे देता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी दबंगई में देखते हैं वो सामाजिक वर्चस्व उनके भाषा में उभर कर सामने आ जाता है। इस तरह की बातें जो है एक घरवाली पर अशोभनीय है, लेकिन प्रेमचंद ने जानबूझकर उनकी दबंगई को दिखाने के लिए दरअसल ऐसे भाषाओं को यहाँ पर दिया है। आगे, एक कलश पानी को ना भरना हो, प्रेमचंद एक उपमा देते हैं कि जैसे अमृत चुराने के लिए जैसा जद्दोजहद गंगी वहां करती है। बहरहाल गंगी को वो मौका मिलता है थोड़ा सा अंधेरा छाने के बाद, और गंगी धीरे धीरे पानी भरने के इरादे से कुएं की तरफ आगे बढ़ती है। पानी भरना शुरू भी कर लेती है, काफी खुश थी। प्रेमचंद ने कई सारा उपमाओं देख के जरिए वहां पर उसकी खुशी को बखान करने की कोशिश किया है। आप लोग पढ़ेंगे, जरा देखेंगे उस जगह, लेकिन वो क्षणिक भर था। एकाएक दरवाजा फिर खुलता है और ठाकुर जो है बाहर आ जाता है। जरा यहां पर देखिए प्रेमचंद क्या लिखते हैं। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। वो ठाकुर है और शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक ना होगा। क्या हो गया था गुनाह? न उसको पता चल गया था कि कोई उसके कुएं से पानी चुरा रहा है। अंततः गंगी डर जाती है और डर के मारे उसके हाथ से वो कलश छूट जाता है और वो उल्टे पांव भागना शुरू कर देती है। ठाकुर का चिल्लाना, गुर्राहट पीछे से उसको सुनाई देता है। गंगी अपना घर लौटती है और घर पर अपने पति को, जोखू को, वही गंदा पानी पीते हुए देखती है। कहानी का अंत तो मित्रों यही हो जाता है, लेकिन समस्या का अंत दरअसल यहाँ नहीं होता है, बल्कि समस्या यहाँ से और भी ज्यादा पहुंचने वाली चोट करती है कि आखिर ये एक लोटे पानी के लिए क्या कुछ नहीं हो गया, क्या क्या नहीं पापड़ बेलने पड़े, और अंततः इतना कुछ करने के बाद भी एक लोटा पानी जिसके लिए सारा जद्दोजहद, सारा मुसीबत मोड़ लेती है गंगी, अंततः वो नसीब नहीं होता है। और वही मरा हुआ जानवर का कुएं से निकला हुआ पानी ही जोखू को पीकर जिंदा रहने का। कुछ न कुछ इस कहानी में हम लोग उस समय के समाज को देखकर ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज का समाज भी कितना आगे बढ़ पाया है। ऐसे साहूकार, ऐसे ठाकुर क्या आज खत्म हो गए हैं? इस दृष्टि से हमारी प्रासंगिकता इस कहानी का और ज्यादा बढ़ जाता है। आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन जातिगत आजादी, छुआछूत की आजादी, इन सबसे आजादी हम कब पाएंगे, ये अभी भी एक बड़ा प्रश्न है। जहां तक भाषा का सवाल है मित्रों, भाषा न्यायति खड़ी बोली और उर्दू मिश्रित है। हम जानते हैं कि प्रेमचंद जितनी अच्छी उर्दू लिखते थे उतनी अच्छी हिंदी शायद नहीं जानते थे, बल्कि हिंदी उनको बहुत कम ज्ञान था। आरंभिक जीवन उनका उर्दू में ही लेखनी हुआ, तो यहाँ पर भी उर्दू के लफ्जों का हम काफी इस्तेमाल पाते हैं। मुहावरा, उपमा इत्यादियों की भरमार है इस कहानी में, और कहीं ना कहीं मुहावरा जो है आंचलिक ये से लिया गया मुहावरा है, और उन सारे मुहावरे जो है कहीं ना कहीं पूरी कहानी के क्लाइमेक्स को बताता है। कौतूहल जगी रहती है, शेर का मुंह जैसा, फिर कहीं पर रस भरी निगाह से देखते हैं, दिल में के सांप लौटना इत्यादि ऐसे मुहावरे जिनसे हम चिर परिचित हैं, और कहानी के क्लाइमेक्स को ये और भी आगे बढ़ाते रहता है। कहानी का अंत भी दरअसल अत्यंत मार्मिक तो है ही, लेकिन कौतूहल भी कम नहीं है। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और अंततः जब कहानी का एक ट्रेजिक एंड होता है, जहां पर देखते हैं कि वही गंदा पानी पीकर ही जोकू फिर सो जाता है, क्योंकि जोकू समझ चुका था कि पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन गंगी उसका कुछ होना चाहिए। वो चिंतित था भी, अंततः होता भी यही है। इस तरह से इस कहानी का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कहानी में भाषागत दृष्टि से कौतूहल,
बेहतरीन क्लाइमेक्स को पाते हैं। प्रश्न जो उजागर होता है वो प्रश्न है कि वो जातिगत समस्या जिस पर से गुजर रही थी जोंकू और गंगी, वो समस्याएं किस तरह से पेश करते हैं प्रेमचंद और आज वो समस्याएं कैसे हैं। सामाजिक मुद्दों पर प्रेमचंद की गहरी रुचि है। उनकी विशेषता ही थी कि किसी न किसी सामाजिक मुद्दों को ही हमारे सामने लाते रहे। तो एक छोटी सी कहानी की इस छोटी सी समीक्षा के साथ मैं आज यहाँ तक आप सबसे फिर विदा लेता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा मगध डायलॉग के इस प्लेटफॉर्म को मुझे देने के लिए। मगध डायलॉग के सभी साथियों को शुभकामनाएं और आप सबसे नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वैसे भी प्रेमचंद तो सामाजिक मुद्दों पे काफ़ी उन्होंने लिखी है, उनके कहानी हो या उपन्यास, और अगर उन पे चर्चा करने जाएं तो हमारे लिए पूरा दिन भी कम पड़ेगा। ऐसे हमारी समय की मर्यादा है। इस पे चर्चा करने के लिए आपको फिर से दोबारा आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज्योतिमय बाग। इनके साथ हम फिर आगे भी परिचर्चा करते रहेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।